जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। आइए दोस्तों, कलम से क्रांति करने के लिए मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। ये क्लास है आपका यूपीपीसीएल 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का ये लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं प्रश्नों को बड़े ही करीने से डिजाइन करके आप सभी के बीच रखने वाला हूं। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका मोटिवेशन लाइन क्या है जिसे पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग ही जुनून आएगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। चल चुके हैं नई मंजिल की ओर, यह तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अपने किताब के इस पन्ने को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखना दोस्तों, ये 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, यूपीपीसीएल के द्वारा जो पूछा गया था। और इसी के साथ में कल हमने दोस्तों एक सेशन लिया था, वो सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। भर्तियों का दोस्तों जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर के जो रेलवे में दोस्तों बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है ना, उसी से संबंधित ये सेशन था। टोटल A to Z इंफॉर्मेशन मैंने दिया वहां पर कि जो हमारा रेलवे मिनिस्ट्री जी हैं वैष्णव जी, उनसे सदन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन का वो आंसर कितना बेहतरीन तरीके से दिए, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आप इस सेशन को जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 141 नंबर से शुरुआत होता है और आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार का दोस्तों न्यूज नोटिफिकेशन कंटेंट पाने के लिए सबसे आगे खड़े हो, है ना, सबसे आगे खड़े रहेंगे तो कामयाबी भी दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगी। क्वेश्चन देखिएगा पहला क्या है और इसका टेलीग्राम पर दोस्तों पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से लगी अग्नि को समाप्त करने के लिए किस फायर ब्रिगेडर का उपयोग किया जाएगा। वो कौन सा फायर ब्रिगेडर है? बड़ा आसान सा दोस्तों इसका आंसर है, वो है आपका हेलन और सीटीसी। देखना, जो हेलन है ना दोस्तों, जो हेलोन है, ये किससे मिलकर के तैयार होता है? ये दो रासायनिक पदार्थ, एक हो गए दोस्तों CCl4 और दूसरा होता है BFC, है ना। BFC क्या है? ब्रोमोफ्लोरोमीथेन है और CCl4 जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसी से मिल करके दोस्तों, इन दोनों से मिल करके क्या बनता है? हेलन बनता है और CTC के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? इस आग को बुझाते हैं। देखना, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये एक फायर ब्रिगेड की तस्वीर है। कहीं लगी होगी आग वगैरह और जा रही है ये बुझाने के लिए, है ना, हाँ कहीं जा रही होगी। तो देखिए ये फायर ब्रिगेडर है और इसके अंदर ही वो सब भरा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया, इसी के अंदर भरा हुआ है। अगर आपको पूछे ना कि इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, तब आप लिखना दोस्तों इसको सीरीज डी के अंदर रखा गया है। किसके अंदर? सीरीज डी के अंदर इसको रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग को सीरीज डी के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अलावा देखिए, अगर फायर ब्रिगेडर के अलावा दोस्तों ये पूछ दे कि कौन सा कलर का सिलेंडर यूज किया जाता है, तब दोस्तों आप लिखना इसमें दोस्तों ब्लू कलर की यानी कि नीला कलर का दोस्तों क्या होगा? नीला कलर का सिलेंडर होगा, है ना। सिलेंडर किस आकार का होना चाहिए? सिलेंडर नीला आकार का होना चाहिए। वही इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को दोस्तों क्या कर सकती है? बुझा सकती है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा होता है अब, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिएगा 142, है ना। 142, वैद्युतिक कार्यशाला में किस तरह के सेफ्टी शूज को महत्वता दिया जाता है। ये आपके लिए मुझे पता है कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों देखना कि जो वैद्युत कार्यशाला है ना, किस तरह के सेफ्टी शूज को महत्वता दिया जाता है। वाटरप्रूफ सोल युक्त लोहे के जूते, नहीं दोस्तों, लोहे का जूता कभी हो नहीं सकता वाटरप्रूफ हो, ये अलग क्वालिटी है, लेकिन लोहे का जूता नहीं हो सकता, है ना। फिर देखिए सूती कपड़े वाले सोल, सूती कपड़े वाले सोल का मतलब डिजाइनिंग जूते, तो दोस्तों डिजाइनिंग जूता वहां पर नहीं चलेगा, फैशन शो के लिए थोड़ी जा रहे हैं। प्लास्टिक सोल युक्त चमड़े का जूता, प्लास्टिक का सोल अगर होगा ना तो दोस्तों स्लिप अधिक करेगा, फिसलेगा अधिक, मेट में क्या हो जाएगा? वो फिसल जाएगा, है ना। कार्यशाला में क्या लगा होता है? मेट बिछा हुआ होता है, तो उसमें वो फिसलने का चांस है, तो प्लास्टिक का सोल होगा नहीं दोस्तों। इसमें से 75% क्या है? कंपटीशन, तो दोस्तों बिल्कुल डाउन चली गई। रबर सोल युक्त चमड़े का जूता, यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि बताइए भैया कि जो रबर सोल युक्त चमड़े का जूता है इसका वेट कितना होना चाहिए एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो बिल्कुल शिद्दत से नोट करना 1 kg कितना दोस्तों?
380 kg, कितना 1 किलो 380 ग्राम का क्या होना चाहिए, एक जूता होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, है ना। तो इतना दोस्तों समझिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं कि सिंगल फेज मशीन जो है इसका जो चक्रण दिशा है माय डियर, इस चक्रण दिशा को किस टेक्निक द्वारा हम बदल सकते हैं, ये क्या करना है आपको बताना है। तो वो टेक्निक क्या है, डी कह रहा है कि VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज को नियत करके। देखना सप्लाई वोल्टेज को नियत करके ना आप मोटर की दोस्तों क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो VFD के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, VFD के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर VFD का कोई रोल नहीं है। फिर है चाल या प्रारंभिक कॉइल के टर्मिनल का संयोजन बदलकर। हाँ बिल्कुल, ये बात दोस्तों हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि चाल या प्रारंभिक दोनों में से किसी भी दोस्तों एक का मतलब कि टर्मिनल चेंज कर देंगे ना, तो होता क्या है, क्यों ऐसा करने से मोटर अपनी दिशा को चेंज कर लेता है, वो सुनना दोस्तों। जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा, जो घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र है, ये घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, अपनी दोस्तों ये डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अपनी डायरेक्शन को ये क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है ना, चेंज कर लेती है। यानी कि पहले अगर ये दोस्तों इस दिशा में घूमती रही होगी तो वो अब इस दिशा में घूमने लग जाएगी, और जैसे ही इसके घूमने की दिशा बदल जाती है, जिसको सिंक्रोनस गति कहते हैं, सिंक्रोनस गति का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया ना दोस्तों, तो जो मोटर के सॉफ्ट पर जो टॉर्क लग रहा है ना, वो टॉर्क भी क्या होगा, वो टॉर्क भी अपनी दिशा दोस्तों चेंज कर देगा। और जैसे ही टॉर्क की दिशा चेंज होगी वैसे ही दोस्तों मोटर अपनी घूमने की दिशा को क्या कर लेगी, बदल सकती है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है वाकई में दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल बिना कहे दोस्तों दिल खोल करके बिल्कुल शेयर कर दीजिए। एक बार दोस्तों दबा के शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो आपका फिर से मेरा स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है ना दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और किसी को बताना भी मत, है ना, करके सब्सक्राइब रखना। और डेली दोस्तों जो हम आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं ना 8 बजे सुबह, उस कंटेंट को चुपके से अपने नोटबुक तक लिख लेना। क्वेश्चन देखना अगला खड़ी है हमारे सामने कि जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का दोस्तों जो सबसे आसान और सबसे बेस्ट दोस्तों मेथड है, वो कौन सा मेथड है, मुंह से नाक में हवा भरना। मुझे पता है आप में दोस्तों आपके अंदर एक कंफ्यूजन अभी क्रिएट होने वाला है कि मुंह से नाक में हवा भरने वाला आंसर होगा या मुंह से कान में हवा भरने वाला या मुंह से मुंह में हवा भरने वाला। यहां पर दोस्तों ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि ए और सी दोनों, तो आंसर किधर आप जाएंगे, किस तरफ आप जाएंगे दोस्तों। अगर आप ना मुंह से नाक में हवा भरेंगे दोस्तों, तभी ये आर्टिफिशियल जो ब्रीदिंग है ना ये सक्सेसफुल होगा। सुनना, मुंह से नाक में हवा क्यों भरा जाता है, सबसे सस्ता और आसान विधि क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप नाक में हवा भरेंगे तो नाक का जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट दोस्तों लीवर से है, किससे है, डायरेक्ट फेफड़ा से है। हवा जब नाक में भरते हैं तो डायरेक्ट कहां चली जाती है, वो फेफड़ा तक चली जाती है ना। तो ये एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का सिस्टम होता है। तो देखिए दूसरा एक विधि होता है मुंह से मुंह में हवा भरना। मुंह से मुंह में हवा तभी भरा जाता है जब दोस्तों नाक साफ ना हो, है ना। जब नाक साफ ना हो तब मुंह से मुंह में हवा भरना चाहिए, है ना। और जब मुंह भी साफ ना हो तब क्या करना चाहिए, तब दोस्तों करना चाहिए रबर वाल्व, है ना। क्या करना चाहिए, रबर वाल्व विधि दोस्तों एक होता है, ये भी आर्टिफिशियल विधि है, रबर वाल्व विधि। इस विधि में क्या करते हैं, देखिए जिस प्रकार से दोस्तों ब्रेड बेचने वाले के पास एक पॉपी होता है ना, दबाता है वो पॉपी, बस वैसे ही दोस्तों रबर वाल्व होता है। उसको ना मरीज के नाक में दोस्तों लगाया जाता है और दबाया जाता है उस वाल्व को। तो उस प्रकार से भी, उस मेथड से भी क्या करते हैं, उसको दोस्तों जीवित किया जा सकता है पीड़ित को, है ना, मरीज को। तो आंसर यहां पर देखिए क्या होगा, मुंह से नाक में हवा भरना है, मुंह से मुंह में हवा नहीं भरना है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप मत जाइएगा। सिल्वेस्टर विधि भी दोस्तों और सैफर विधि भी एक प्रकार है, एक मेथड है जिसके द्वारा ये सब प्रोसेस किया जाता है। स्टेपर मोटर किस मोटर की दोस्तों किस्म है, तो ये सिंगल फेज एसी मोटर का किस्म है। किसका है, ये सिंगल फेज एसी मोटर का ये किस्म होता है। इसकी कुछ विशेषता है वो मैं आप तक रखने की कोशिश करता हूं, वो मैं सुनना। जो स्टेपर मोटर है दोस्तों, अगर पूछे ना कि स्टेपर मोटर ये तो सिंगल फेज प्रकार की मोटर है, चलिए, लेकिन इसके घूमने की दिशा को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सुनना दोस्तों, पल्स फ्रीक्वेंसी को बदल करके। किसको दोस्तों,
पल्स फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर सकते हैं, अगर चेंज कर देंगे ना पल्स फ्रीक्वेंसी को दोस्तों, तो अपने घूमने की दिशा को ये तुरंत बदल देगी। और उसी के साथ में लिखेगा कि अगर दोस्तों हम क्या कर दें, पोल्स की संख्या में बदलाव कर दें, पोल्स की संख्या में क्या कर दें दोस्तों, अगर हम बदलाव कर दें तो भी दोस्तों यही प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा, मोटर अपने घूमने की दिशा को दोस्तों बदल लेगी। और कुछ खास विशेषताएं हैं, और देखना ये एक ऐसी मोटर है ना जो दोनों डायरेक्शन में दोस्तों, ये 2 डायरेक्शन में चल सकती है, दोनों डायरेक्शन में ये क्या कर सकती है दोस्तों, घूम सकती है। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उस यूज को लिखेगा आप। यूज दोस्तों जैसे आपका इमेज स्कैनर हो गया, मशीन है ना, इमेज स्कैनर दोस्तों मशीन हो गई ना, उसमें किया जाता है। इसके बाद देखिए जो आपका कंप्यूटर प्रिंटर है ना, कंप्यूटर प्रिंटर होता है ना, उसमें भी दोस्तों इसी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में लिखना जो आपकी सीएनसी मशीन होती है ना, सीएनसी मशीन में भी दोस्तों इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला करके देखिए इन स्थानों में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सिंगल फेज प्रकार का मशीन है, स्टेप बाय स्टेप चलती है ना, कैसे चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। और इसी से रिगार्डिंग दोस्तों क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी कभी आए तो मैं आपको दोस्तों बड़े डीपली से उसको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरवल तक पहुंच गए हैं। इस एपिसोड में टोटल 10 ही क्वेश्चन है ना, कितने टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन देखना मैं किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन देता हूं आपको। किसी 230 वोल्ट से 250 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली जो मशीन है दोस्तों, स्टेटर के दोनों वाइंडिंग में कितने डिग्री का अनुपात होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया है, अंतर होना चाहिए, सॉरी, है ना, तो वो होना चाहिए 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का अंतर होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है दोस्तों, क्या होता नहीं है, तो 90 डिग्री का अंतर पैदा करने के लिए कभी दोस्तों हम क्या लगाते हैं, कभी हम कैपेसिटर लगा देते हैं, तो कभी हम क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं, तो कभी दोस्तों हम प्रतिरोध लगा देते हैं। तो क्या क्या लगा के दोस्तों हम 90 डिग्री का अंतर पैदा करते हैं ना, कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोध लगाकर इसी 90 डिग्री का अंतर पैदा करते हैं। अब सुनना, जो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाया हूं उसको सुनना दोस्तों। चाहे मोटर 230 वोल्ट से चले चाहे 250 वोल्ट, कहने का मतलब है चाहे वो सिंगल फेज की एसी मोटर हो चाहे वो 3 फेज प्रकार की एसी मोटर हो, उसमें जो आर्मेचर होता है दोस्तों वो फिक्स होता है, वो बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम नहीं घुमा सकते हैं। तो उसको नहीं घुमा सकते इसलिए हम सप्लाई को ही घुमा देते हैं। आपको पता होगा ना कि जो एसी सप्लाई है दोस्तों, जो एसी सप्लाई है ना, ये खुद दोस्तों क्या करती है, इस प्रकार से घूमते हुए चलती है। इसलिए चाहे मोटर के आर्मेचर को आप घुमा दो चाहे सप्लाई को घुमा दो, तो हम दोस्तों स्टेटर को घुमा नहीं सकते, क्योंकि स्टेटर आर्मेचर का बना है और आर्मेचर कनेक्ट है बॉडी से। अगर हम स्टेटर को घुमाना चाहेंगे तो पूरी बॉडी ही घूम जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस सप्लाई को ही घुमा देते हैं। अब सप्लाई तो घूम रही है लेकिन इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना वो नहीं घूम रहा है, तो घूमने के लिए हम 90 डिग्री का अंतर पैदा करते हैं, कभी कैपेसिटर, कभी इंडक्टर, तो कभी प्रतिरोध लगा करके, है ना। तो इसका ये कंसेप्ट था। मुझे यकीन है कि मशीनें जो है ना दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। मशीन देखिए भैया आपके कंट्रोल में रहेगा ना तब आप उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे। चाहे आप डीआरडीओ में सिलेक्शन ले, चाहे आप यूपीपीसीएल में, चाहे एमपीपीजीसीएल में, कहीं भी दोस्तों सिलेक्शन ले, आप मेंटेनेंस के तौर पर आप ड्यूटी आपको मिलेगा और मशीनें आपके अंडर में रहेंगी। और जब मशीनें आपके अंडर में आएंगी ना, मशीनों का नॉलेज अगर आपको नहीं रहेगा ना, फिर दोस्तों मेंटेनेंस के ड्यूटी में मजा नहीं आएगा आपको। इसलिए पहले से ही दोस्तों मशीनों को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में करना, ये हुनर आप सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 147 है ना, 147। किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में, कुछ दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में 50 ओम वाला रेजिस्टेंस जिसको 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली वर्तमान की गणना करें। यानी कि अगर हम देखें यहां पर तो किस प्रकार से नेटवर्क हमारा तैयार होता है। ये दोस्तों ये हमारी क्या है, एक नेटवर्क तैयार हो गई है ना। यहां पर 200 वोल्ट है और ये 50 ओम का क्या है, प्रतिरोध है। तो ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि वर्तमान की दर, करंट है ना, करंट देखिएगा आई बराबर क्या होता है, V बटा R। वोल्टेज है 200, R है 50 ओम है, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर आ जाएगा, है ना, 5 चौके 20, तो 4 एम्पियर ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए बहुत ही तुच्छ सा
बहुत ही तुच्छ सा आपके सामने एक आया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। इसका आंसर भी बड़ा छोटा है। यदि 10 ओम मान युक्त प्रतिरोधों को एक समान समांतर में संयुक्त का प्रयोग करने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बिल्कुल दोस्तों आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख गया होगा पहले से ही, है ना। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि देखिए ज्ञात करने का तरीका क्या है, R बटा N ये फॉर्मूला है समांतर के लिए, 10 बटा 10 हो जाएगा। काटेंगे तो दोस्तों एक बार में कट जाएगा। कितने बार में? एक बार में कट जाएगा। अगर यही दोस्तों सीरीज में कनेक्ट होता ना तो ये 100 ओम हो जाता। सुनना, सीरीज में दोस्तों प्रतिरोध और इंडक्टर जुड़ जाता है, लेकिन दोस्तों जो कैपेसिटर है ना वो घट जाती है। इतना सा आपको लॉजिक याद रखना है, बाकी सब काम बन जाएगा। किसी सेल में लोड के रूप में 40 ओम मान की एक्सटर्नल प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यदि करंट 1 एम्पियर बहती है तो सेल का वोल्टेज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि यहां पर देखिए इस प्रकार से प्रतिरोध है ना, इस प्रकार से प्रतिरोध है और ये एक बैटरी है। इसमें करंट 1 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है और प्रतिरोध का मान कितना है, 40 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो V है ना वो वोल्टेज कितना होगा, बस इतना सही बताना है। V बराबर IR होता है, तो I कितना है, 1 गुणे R है 40, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 वोल्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 40 वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी इसका करेक्ट आंसर है कि 40 वोल्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और बैटरी वाली टॉपिक से क्वेश्चन था। किसी 8 ध्रुव वाली अल्टरनेटर 750 आरपीएम पर संचालित है, इसके द्वारा प्रेरित आवृत्ति का हर्ट्ज में बताइएगा मान कितना होगा, है ना। तो देखिए आपको पता है दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड ns बराबर होता है 120 fs बटा p, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आपसे fs पूछा गया है तो fs बराबर हो जाएगा ns गुणे p बटा 120, है ना। यही हो जाएगा सूत्र आपका। तो देखना NS कितना है, 750 आरपीएम गुणे 8 है पोल बटा 120। ये क्या है दोस्तों, 3 फेज के बीच में जो अंतर होता है ना वो है ना। 15 8 120 और 15 5 75, कितना आ गया दोस्तों, 50 हर्ट्ज क्या आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, हाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लेकिन रोटर की दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो लगभग दोस्तों लगभग वो 2 हर्ट्ज के करीब रहती है। कितना, 2 हर्ट्ज के करीब। देखना जैसे आप मोटर को स्टार्ट करते हैं ना तो मोटर का चाहे वो पावर फैक्टर हो, मोटर के रोटर का चाहे फ्रीक्वेंसी हो, है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो, देखना ये दोनों क्या करते हैं ना स्टार्टिंग में तो पीक लेवल तक जाते हैं। अगर दोस्तों 100% इंडक्टिव लोड है ना, फिर भी अगर उस युक्त को अगर आप स्टार्ट करते हैं उस मोटर को तो उसका पावर फैक्टर दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पीक लेवल तक चली जाएगी। पीक लेवल यानी कि 0.9 तक चली जाएगी। फिर जब रोटर स्टेबल होने लगता है यानी कि स्लिप के साथ फिर जब वो एडजस्ट हो जाता है तो फिर से ये पावर फैक्टर घटते दोस्तों 0.7 यानी कि जो युक्त रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो फिर आ जाती है। तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, स्टार्टिंग में दोस्तों पावर फैक्टर का भी मान बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर जाके वो स्टेबल हो पाता है ना। तो देखिए 2 हर्ट्ज तो रोटर की फ्रीक्वेंसी का होगा। जैसा कि आपको पता है रोटर में जो करंट चलती है वो अलग करंट चलती है, उसको हम कहते हैं I2, है ना, उसको क्या कहते हैं, हम I2 कहते हैं। और जो I1 है वो सप्लाई करंट होता है ना। तो रोटर में जो करंट चलती है वो उत्पन्न करंट होता है, लेकिन जो स्टेटर में करंट चल रहा है ना उसको हमने सप्लाई बाहर से दिया है, वो क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो ये रहा दोस्तों आज के क्लास का टोटल शेड्यूल। जैसा कि आपको पता है कि ये वाले दोस्तों जो एग्जाम हुआ था 24/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट को यूपीपीएसएल का, इसको हमने पूरा दोस्तों 6-7 क्लास में हमने बहुत ही करीने से, बहुत ही अच्छे और डिटेल से दोस्तों समझा। एक एक प्रश्नों को मैं इतना खोल के आपके सामने रखा ना दोस्तों कि शायद ही कोई आपको इतना डीपली से बता रहा होगा, है ना। तो इतना डीप में दोस्तों जानने के लिए फिर से मैं आपसे वही दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेवे, है ना। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा पेपर आपको सॉल्व करवाना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए अंदाज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।